न्यूरोपैथी देंगे, ठीक है आपको, है ना, इसलिए इसमें आगे डायबिटिक लगाना जरूरी होता है। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी क्या कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी तो के तो ए टू जेड सम सिम्टम है, साथ साथ आपको ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के भी मिलेंगे, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के भी, यानी अब आपके ऑर्गन, आपका ब्रेन हार्ट सारे ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट में आ गए भैया। अब तो सिर्फ मसल के अलावा आप ए टू जेड सारे फंक्शन लिख दो बॉडी के। अब पेशेंट को सांस लेने में किडनी लंग सब कुछ खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। मोस्ट पेशेंट विद पेरिफेरल न्यूरोपैथी सम डिग्री ऑफ ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंस भी मिल गया, यानी एबनॉर्मल बीपी कम ज्यादा होगा, हार्ट रेट कम ज्यादा होगा। और ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन, आप लोगों ने देखा होगा। देखो पेरिफेरल न्यूरोपैथी बहुत स्टार्टिंग एज में मिलता है, लेकिन जिन पेशेंट्स को 10-10 साल से डायबिटीज है उन्हें ऑटोनोमिक ही मिलता है, ऑटोनोमिक ही मिलता है। 10-10 साल हो गई तो एक ऑर्गन्स डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी ऐसे सिम्टम्स आएंगे आप खुद बोलोगे सर हाँ ये तो बहुत कॉमन देखने को मिलता है, ठीक है। क्या हो गया इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट में आ जाती हैं। आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या क्या कंट्रोल करता है आप खुद जानते हो। आपका हार्ट हो गया, ब्लैडर हो गया, स्टमक, इंटेस्टाइन, सेक्सुअली ऑर्गन, आई, ए टू जेड सब कुछ ये ऑटोनॉमली तो ये सब डिस्टर्ब होना आपका स्टार्ट हो जाता है। क्या क्या सिम्टम्स नजर आएंगे भैया, आप कितना, मैं आप अपने मन से लिख सकते हो लेकिन मैं आपको कुछ बता देता हूं, है ना, लिखना आप अपने मन से, आप खुद समझदार हो। प्यूपिल एबनॉर्मलिटीज का मतलब क्या होता है कि एबनॉर्मली डायलेट, आंखों में प्रॉब्लम होगी, एबनॉर्मली डायलेट करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पेशेंट को देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसे पेशेंट को मालूम है ना, आप एकदम अंधेरे से, क्या बोलते हैं, अंधेरे वाले कमरे में रख के एकदम उजाले में ला दो तो पेशेंट एकदम नहीं देख पाता, 5-5 मिनट तक, इवन 10-15 सेकंड तो आप भी नहीं देख पाते, क्योंकि आपकी पीपल पहले कांटेक्ट होकर फिर डायलेट करती है ना, डायलेट पहले रहती है फिर वो कांटेक्ट करती है, आप देखो 10-15 सेकंड तो आप भी नहीं देख पाते। ऐसे पेशेंट को 5-5 मिनट लग जाते हैं क्योंकि प्रॉपर क्या पीपल काम नहीं कर पा रही है ना। दूसरा लॉस ऑफ स्वेटिंग, लॉस ऑफ स्वेटिंग को मालूम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ स्वेटिंग को बोलते हैं एनहीड्रोसिस। क्या बोलते हैं, ANHI, एनहीड्रोसिस, DROSIS, एनिड्रोसिस, यानी 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन यहां से बनता है। एनिड्रोसिस में देखने को मिलता है, मतलब होता है लॉस स्वेटिंग पेशेंट में। क्यों क्यों, क्योंकि स्वेटिंग भी तो ऑटोनोमस है ना, स्वेटिंग क्या आप अपनी मर्जी से कराते हो फिर, ठीक है। तो एनिड्रोसिस देखने को मिलता है। और ये बहुत कॉमन सर देखने को मिलता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसका मतलब क्या कि पेशेंट अगर बैठा है या लेटा है, वो जैसे एकदम खड़ा खड़ा होता है ना, सडन उसकी बीपी हल्की सी डिक्रीज हो जाती है तुरंत, इसलिए पेशेंट को सडन चक्कर आने लग जाते हैं, पेशेंट को अच्छे खासे चक्कर आते हैं, गिरने को, चीजें पकड़ने के लिए कभी कभी तो गिर भी जाता है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल वो बताया जाता है कि कभी लेटे हो या कुछ हो तो कभी भी जैसे बेड से सो के उठ रहे हो तो एकदम सडन मत खड़े हो, कहीं आधे घंटे से बैठे हो तो एकदम सडन मत खड़े हो, रुक रुक, जैसे लेटे हो तो लेटे थे ना रात भर सोए तो पहले सुबह बैठ जाओ बेड पे 5 मिनट, फिर धीरे से कुछ पकड़ के खड़े हो, फिर थोड़ा सा चल लो, जब लगे अच्छा सा बैलेंस में तब करो। 2-3 घंटे से कहीं बैठे हो, जैसे खाना खाने के लिए बैठते हैं ना, आधा घंटे हो जाते हैं, फिर उठ रहे हैं तो एकदम मत उठो, धीरे कुछ पकड़ के उठो, फिर देख लो हाँ कंट्रोल में हो तब, वरना बहुत ज्यादा फ्रैक्चर, यहाँ आप बोल सकते हो फ्रैक्चर कहाँ होते हैं, यहाँ पर ऐसी जगह पे होते हैं। और भी एक जब पॉइंट बताऊंगा, तो ऐसी जगह पे बैलेंस बहुत ज्यादा लूज होता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब होता है बीपी सडन डिक्रीजेस व्हेन पेशेंट स्टैंडिंग अप फ्रॉम सिटिंग और लाइंग डाउन, ठीक है। रेस्ट इन टैकिकार्डिया मतलब क्या, पेशेंट भले रेस्ट में फिर भी हार्ट बीट तेज है, क्या ऑटोनोमिक फंक्शन है, हार्ट बीट आप कंट्रोल तो ना कर रहे हो। गैस्ट्रोपैरेसिस और डायरिया, ये क्या मतलब होता है, गैस्ट्रोपैरेसिस का मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन, और डायरिया का मतलब आप समझते हो ना कि फ्लो हो रहा है। तो ये सब क्या इंटेस्टाइन और आपकी जीआईटी डिस्टर्ब हो गई तो कुछ पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन होता है, कुछ में डायरिया ही हो गया, मगर कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन होता है। हाइपोटोनिक डायलेटेड ब्लैडर का मतलब क्या होता है, इसमें आपकी जो ब्लैडर है उसकी मसल टोन डिक्रीज हो जाती है, मसल टोन डिक्रीज हो जाती है, यानी मैं कह सकता हूं यहां पर क्या, न्यूरोजेनिक ब्लैडर। मैंने आपको न्यूरोजेनिक ब्लैडर पढ़ाया है, वो भी डला हुआ है, जाके देखो। न्यूरोजेनिक ब्लैडर में आपको, जब मैंने न्यूरोजेनिक ब्लैडर पढ़ाया था, मैंने उसका एक कॉज आपको डायबिटीज भी बताया था, ठीक है। तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर मतलब क्या कि जो नर्व ब्लैडर को सप्लाई करती है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती, और पेशेंट का ब्लैडर है वो डायलेटिंग ब्लैडर हो जाता है। हाइपोटोनिक डायलेटेड ब्लैडर का होता है डायलेटिंग ब्लैडर, पेशेंट का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो ऐसे लोग क्या प्रॉपर उनका यूरिन फ्लो होता ही रहता है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट, आप जब ऐसे जब यूरिन करने जाएंगे तो यूरिन कर नहीं पाएंगे, लेकिन और आप फिर वो ब्लैडर भरा रहता है। अब आप जानते हो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो यूरिन बाहर निकलेगी, लेकिन ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं पाता तो ब्लैडर फुल होता चला जाता है, फिर थोड़े थोड़े ड्रॉप्स की फॉर्म में यूरिन गिरती रहती है, यानी पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है, ब्लैडर वोवल डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, है ना। ब्लैडर इंपोर्टेंस यानी क्या, पेशेंट सेक्चुअली
खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सेक्सुअली ऑर्गन्स पर नर्व सप्लाई करती है वो चला जाता है। पेशेंट को मोस्ट कॉमन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, है ना, प्रॉपर इरेक्ट नहीं होता मेल में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। फीमेल्स में क्या हो जाते हैं, लुब्रिकेशन नहीं होता, अराउजल खत्म हो जाता है मेल फीमेल में, अराउजल नहीं रहता। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख के आएंगे। और पेशेंट को पता है इसमें एक बहुत प्यारी चीज होती है जो इसमें लिखी नहीं है लेकिन बहुत प्यारी होती है, क्या? लैक ऑफ अवेयरनेस दैट ब्लड ग्लूकोज लेवल और लो। क्योंकि पेशेंट को पता नहीं चलता कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया है, बहुत क्या हो गया है, गिर गया है। क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल गिर गया है या बहुत ज्यादा बढ़ गया है या गिर गया है, पेशेंट पता नहीं कर पाता क्योंकि ऑटोनॉमिक फंक्शन बिगड़ गए हैं। तो ऐसे पेशेंट का बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है उन्हें कि डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, या ग्लूकोज का लेवल बॉडी में गिर गया। किसकी वजह से? क्यों गिर सकता है ग्लूकोज का लेवल? जब बहुत ज्यादा वो मेडिसिन लेने लग गया, एबनॉर्मल मेडिसिन की वजह से भी कभी कभी पेशेंट का ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो उन केस में भी पेशेंट को पता नहीं चलता कि ग्लूकोज का लेवल गिर गया एबनॉर्मल बहुत ज्यादा, तो उन्हें चक्कर आएंगे। या डायबिटीज बढ़ गई तो उन्हें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ये सब पता चलना नहीं चलना किसका काम है, ऑटोनोमिक, और ऑटोनोमिक फंक्शन बिगड़ गए हैं तो वो नहीं हो पाता। थर्ड वन है रेडिक्लोप्लेक्सस न्यूरोपैथी। क्या नाम है? रेडिक्लोप्लेक्सस न्यूरोपैथी, या इसको डायबिटिक अमायोट्रॉफी भी बोलते हैं। नाम याद रखना क्योंकि देखो बाकी नाम से ही आते हैं, डायबिटिक अमायोट्रॉफी, इसके और दो नाम है। क्या नाम है? प्रोक्सिमल न्यूरोपैथी। क्या नाम है? ये दो दो मार्क्स में इस नाम से आते हैं, इसलिए याद रखो, प्रोक्सिमल न्यूरोपैथी। कितने नाम हो गए? एक दो, एक नाम और है, क्या है? डायबिटिक पॉली रेडिकुलो न्यूरोपैथी। पॉली रेडिकुलो न्यूरोपैथी, कितने नाम हो गए? रेडिकोप्लेक्सस न्यूरोपैथी, उसी से नाम याद रखो, डायबिटिक पॉली रेडिकुलो न्यूरोपैथी। रेडिकुलो वर्ड आ रहा है ना, रेडिकुलो इसका मतलब भी बताऊंगा। तो डायबिटिक पॉली रेडिकुलो न्यूरोपैथी, डायबिटिक अमायोट्रॉफी और प्रोक्सिमल न्यूरोपैथी। चार नाम हो गए, चार नाम से किसी भी नाम से आ सकता है। अब इसमें देखो पॉली रेडिकुलो से तो ना पहचान ही जाओगे, रेडिकुलोप्लेक्सस से पहचान ही जाओगे। दो नाम कंफ्यूज करते हैं, प्रोक्सिमल न्यूरोपैथी, अच्छा कौन सा टाइप है प्रोक्सिमल समझ आ रहा है कि नहीं, डायबिटिक मायोट्रोफी नहीं समझ, तो ये दो नाम याद रखना, बाकी वो दो नाम से तो आप पहचान ही जाओगे। क्या इसमें क्या नाम में ही है, रेडिकुलोप्लेक्सस, यानी जो आपके प्लेक्सस है, और आपकी बॉडी में कितने प्लेक्सस हैं? दो ही। कौन कौन से प्लेक्सस हैं? ब्रेकियल प्लेक्सस और लंबर प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस आपके एक्सिला में, लंबर प्लेक्सस आपका नीचे है पेल्विक रीजन में। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस आपके पूरे हाथों को सप्लाई करता है, और क्या बोलते हैं, लंबर प्लेक्सस आपके पूरे लोअर लिम्ब को सप्लाई करता है। तो उसमें आपके प्लेक्सस चले जाते हैं, यानी आप प्लेक्सस तो आपका पूरा का पूरा क्यों हैंड चला गया, पूरा का पूरा अपर लिम्ब चला गया, और लोअर लिम्ब में तो लोअर लिम्ब में पूरा लोअर लिम्ब चला गया। ठीक है, सिर्फ वो ही दिख रहा है, सिर्फ प्लेक्सस ही जाता है। ठीक है, तो ये बहुत लेस कॉमन है पॉलीन्यूरोपैथी। पॉलीन्यूरोपैथी का मतलब होता है कि पूरी बॉडी की नर्व चली गई, जो आपकी पेरिफेरल नर्व न्यूरोपैथी थी ना, वो पॉलीन्यूरोपैथी होती है। ठीक है, कौन सी होती है? पॉलीन्यूरो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, बहुत सारी नर्व चली गई, इसमें सिर्फ प्लेक्सस ही जाइए, बहुत लेस कॉमन है क्योंकि सिर्फ एक प्लेक्सस ही गया। और ये जनरली बॉडी के एक साइड देखा जाता है, वन साइड ऑफ द बॉडी। अगर पेशेंट को सिम्टम क्या आ रहा है कि बॉडी के सिर्फ एक ही साइड में उसका एक हैंड या एक पैर काम नहीं कर रहा प्रॉपर, तो आप बोल सकते हो अच्छा इस पेशेंट को रेडिकुलोप्लेक्सस है। क्योंकि अब भैया ब्रेकियल प्लेक्सस राइट अपर लिम्ब में भी है, राइट वो लेफ्ट अपर लिम्ब में भी है, इसमें आपका पूरा एक प्लेक्सस ज्यादा, और वन साइड ऑफ द बॉडी देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली, है ना, कि एक साइड का पैर काम नहीं कर रहा, एक साइड का, है ना, तो ये आपका लंबर प्लेक्सस या वो। तो मच लेस कॉमन देन पॉलीन्यूरोपैथी, पेन एंड वीकनेस रैपिडली डेवलप होता है एकदम। ठीक है, और इसमें क्या क्या मिलेगा, अगर लंबर प्लेक्सस चला गया तो क्या जाएगा ना, कौन सा, सारी चीजें लिख दो, एंटीरियर थाइज अफेक्टेड द मोस्ट विद क्या, वास्टिंग ऑफ क्वाड, लॉस ऑफ नी जर्क, मिनिमल सेंसरी लॉस। अपर लिम्ब में लिख दो, अपर लिम्ब में क्या लिख के आओगे, कौन सी मसल, बाइसेप ट्राइसेप, कौन से जर्क चले जाएंगे, बाइसेप जर्क ट्राइसेप जर्क चले जाएंगे, है ना, वहां भी सेंसरी लॉस। तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सा प्लेक्सस जा रहा है। द कंडीशन इज ड्यू टू एंटीरियर स्पाइनल रूट ऑफ प्लेक्सस डिसीजेस। प्लेक्सस कौन से, ब्रैकियल और लंबक प्लेक्सस। उसमें एक लाइन, इसमें दो मोस्ट कॉमन चीजें याद करने की थी, एक था आपका प्रोक्सिमल न्यूरो, इसके दो नाम, चार नाम अलग अलग, कौन कौन से, रेडिकुलोप्लेक्सस न्यूरोपैथी बोलते हैं, डायबिटिक मायोट्रॉफी बोलते हैं, प्रोक्सिमल न्यूरोपैथी बोलते हैं, और डायबिटिक पॉलीरेडिकुलो न्यूरोपैथी से कहते हैं। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बारे में, जनरली यूजुअली वन साइड ऑफ बॉडी देखने को मिलता है। तीसरी प्लेक्सस की वजह से होता है, तो आप बाकी सब आप लिख आओगे।
चौथा होता है मोनोन्यूरोपैथी। मोनोन्यूरोपैथी बिल्कुल सिंपल है भैया। मोनो मीन सिंगल, एक, न्यूरोपैथी नर्व का डैमेज, यानी पर्टिकुलर जो नर्व डैमेज हो रही है वो फंक्शन चले जाएंगे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया एक नर्व है, बाइसेप की नर्व है, तो अगर सिर्फ बाइसेप की नर्व जाएगी तो सिर्फ बाइसेप का ही काम जाएगा बॉडी में, बाकी किसी का काम जाएगा नहीं। ठीक है। मोस्ट कॉमन आपकी इसमें क्रेनियल नर्व्स आती है। ठीक है। अब क्रेनियल नर्व पता है 12 अलग अलग क्रेनियल नर्व है। अब जो भी क्रेनियल नर्व चली जाए ना, ऑप्टिक चली जाए, ऑप्थेल्मिक चली जाए, ऑक्यूलोमोटर चली जाए, ट्रोक्लियर चली जाए, है ना, है ना, एब्डुसेंट चली जाए, कौन सी जा रही है, फेशियल चली जाए, हाइपोग्लोसल चली जाए, वेस्टिबुलर चली जाए, स्पाइनल चली, कौन सी जा रही है, जो जा रही है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है। ट्राइजेमिनल जा रही है, जो भी आपको देख, जो भी जा रही है वो आपको मिलता है ना, चाहे वेगस हो, चाहे स्पाइनल एसेसरी हो, चाहे हाइपोग्लाइसल हो। ठीक है। ऑडिटरी, बाकी जो भी आपकी क्रेनियल नर्व जा रही है, 12 क्रेनियल नर्व होती है मोस्टली, वो जाती है। बाकी और कोई भी सिंगल नर्व, नाम में कोई भी एक सिंगल नर्व जा रही है तो मोनोन्यूरोपैथी भैया, और कुछ नहीं। इसको आप, इसका एक नाम क्या बोल सकते हो सर, फोकल न्यूरोपैथी। फोकल क्यों भैया, जो नर्व जा रही है तो जो आपको रिस्पॉन्स क्यों, फोकल ही तो दिखेंगे उसी पॉइंट पे। तो बाइसेप की जा रही है तो बाइसेप भी तो दिखेगा, तो फोकल हो गया कि नहीं हो गया, तो इससे फोकल न्यूरोपैथी। डैमेज टू स्पेसिफिक नर्व, ये अगर फेस की जा रही है, फेशियल नर्व जा रही है तो फेस की, मिडिल ऑफ द बॉडी तो टॉर्सो नर्व जा रही है, जो लेग की नर्व है, जैसे ना शेटिक नर्व चली गई तो ओवरऑल है, लेग की टिबियल नर्व चली जाए, है ना, फिब्युलर नर्व जा रही है, जो नर्व जा रही है उस पे आपको वो देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन ओल्डर एडल्ट्स में मिलता है। ठीक है। और इसका आपको एकदम सडन, कैसा मिलेगा, सडन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैन कॉज सीवियर पेन होता है। अब पेन कहां मिल सकता है, मोस्ट अगर शिन यानी टिबिया, टिबियल नर्व जा रही तो पेल्विक है ना, फुट में, फुट की नर्व चली जाए तो फुट में देखने को मिलेगा। लोअर बैक की नर्व डैमेज हो रही तो लोअर बैक में, पेल्विक की नर्व तो पेल्विक, फ्रंट ऑफ थाई में तो थाई की नर्व, चेस्ट और एब्डोमेन उसकी जो नर्व जा रही है तो उसकी जो जो नर्व जा रही है आपको उसके सिम्टम देखने को मिलेंगे, कुछ भी जो जा रही है। ठीक है। मोनोन्यूरोपैथी में कॉज नर्व प्रॉब्लम इन दी आपकी, अगर आई की नर्व है ऑक्यूलोमोटर तो आई का, फेस की तो फेशियल नर्व, है ना। अगर आई चला जाएगा तो क्या पेशेंट को तकलीफ आएगी, डिफिकल्टी इन फोकस, डबल विजन, है ना, आंखों के पीछे एक्टिंग होगी। तो ये सारी आप चीजें लिखते हो। फेशियल नर्व चली गई तो क्या पेशेंट देखने को मिलेगा, पैरालिसिस मिलता है वन साइड ऑफ फेस पे, क्या बोलते हैं, बेल्स पैरालिसिस, है ना। मोस्ट कॉमन आपकी ये सब क्रिनियल नर्व की वजह से आपको देखने को मिलता है। कॉज क्या है, आज तक लोग डायबिटिक का कॉज नहीं पकड़ पाए, आप इसका पकड़ना चाह रहे हो। डायबिटिक का कॉज आज तक कोई नहीं जानता। एक बात याद रखो, जिसका कॉज नहीं पता ना उसे हम सबसे पहले जेनेटिक बना देते हैं। पर डायबिटिक है, डायबिटिक ये बहुत बड़ा रीजन है कि डायबिटिक जेनेटिक है, मैं मान रहा हूँ इस चीज को, लेकिन आज तक रिसर्च हो रही है कि डायबिटिक का मेन रीजन क्या है किसी को नहीं मालूम। इसलिए जेनेटिक को प्राइमरी रीजन है, बाकी कोई नहीं जानता कि डायबिटिक क्यों हो रही है, डायबिटीज इतनी ज्यादा क्यों फैलती जा रही है। बहुत सारी रिसर्च अभी ये कहती है कि आपके जो खान पान है, ये बहुत बड़ा, इंडिया के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने रिसर्च बेस पे बोला है कि डाइट, ड्यू टू डाइट, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर वर्ल्ड वाइड में डाइटरी चेंज किसी को मिला है तो वो इंडियंस के अंदर मिला है। तो ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। कुछ रिसर्च ने इसको फेल कर दिया है कि चाइना में भी है, लेकिन चाइना में डायबिटिक फिर इतनी ज्यादा क्यों नहीं फैल रही है वहां भी। तो बहुत सारी डिफरेंट रिसर्च चल रही है, मगर मोस्ट ऑफ द रीजन अभी तक हम नहीं पकड़ पाए कि डायबिटीज किसकी वजह से होती है। जेनेटिक हम मान रहे हैं बहुत बड़ा कॉज है कि आ रही है, लेकिन एक एक्चुअल रीजन हमें नहीं पता कि एक नॉर्मल पेशेंट है जो बिल्कुल हेल्दी लाइफ जी रहा है, सब कुछ है, फिर भी उसे डायबिटिक हो गई, होती है नहीं पता। तो इसके भी हमें रीजन, एग्जैक्ट कॉज ऑफ ईच टाइप ऑफ न्यूरोपैथी इज अननोन, कि पॉलीन्यूरो, आपकी क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डायबिटिक, पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्यों हो रही है, एग्जैक्ट कॉज नहीं पता। डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी क्यों हो रही है, एग्जैक्ट कॉज नहीं पता। डायबिटिक रेडिकोप्लेक्सिस न्यूरोपैथी क्यों हो रही है, एग्जैक्ट कॉज नहीं पता। डायबिटिक मोनोन्यूरोपैथी क्यों हो रही है, एग्जैक्ट कॉज नहीं पता। बस अब आसपास के रीजंस लगा दो। uncontrolled high BP damage nerve and interferes with their ability to send signals leading to diabetic neuropathy। क्या बोल दिया कि डायबिटीज की वजह से जो एबनॉर्मल हाई बीपी होती है, ब्लड फ्लो होता है, वो आपकी नर्व को डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से नर्व प्रॉपर सिग्नल नहीं भेज पाते, तो आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है। और ऊपर में स्टार्टिंग में दो पैथोजेनेसिस बता के आया था क्या, कि न्यूरॉन जो नर्व एक्सोन स्वान सेल्स उनको कवर कर लेती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई थी, कि जो पर्टिकुलर जो आर्टरियोल्स है जो उस नर्व को सप्लाई करती हैं वो डैमेज होने लग जाती है। ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन रीजंस यही है, मोस्ट कॉमन, प्रॉपर रीजन नहीं है, प्रॉपर किसी को नहीं पता। ठीक है। तो अनकंट्रोल्ड हाई बीपी डैमेज, कि देखो अब आप पूछोगे सर कि डायबिटिक वाले पेशेंट को बीपी क्यों होती है, जाके डायबिटिक का चैप्टर देखना, मैं आपको उसमें प्रॉपर बताएगी एक डायबिटिक वाले पेशेंट को हाई बीपी क्यों होती है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म में होती है बॉडी की, पता है, जब पेशेंट को, डायबिटिक का पेशेंट है, बॉडी खुद उसकी बीपी बढ़ा देती है कभी कभी, इसलिए
हमेशा एक डायबिटीज वाले पेशेंट को हमेशा टेलमिसर्टेन, मोस्ट कॉमन ड्रग है बीपी कम करने का, उसको देते ही देते हैं प्रोपियोलैक्सिस इफेक्ट में। प्रोपियोलैक्सिस इफेक्ट का मतलब होता है कि डायबिटीज वो बीपी बढ़े ना बढ़े, लेकिन डेली उसको बोलते हैं एक गोली खाते रहो नॉर्मल अमाउंट में। बोले क्यों? बोले इसलिए खाते रहो क्योंकि डायबिटिक वाले पेशेंट में बीपी बढ़ना 100% कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म में बीपी बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है? इसलिए बढ़ा देती है भाई साहब, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज एक्यूमुलेट होता है। अब ब्लड हो रहा है थिक, अब ब्लड फ्लो नहीं कर पाता, तो बॉडी जब अपने ब्लड को फ्लो करवाना चाहती है ना, तो वो क्या करती है, जानबूझ के वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा देती है, जिसकी वजह से फ्लो बढ़ जाए, फ्लो बढ़ जाए, ब्लड प्रॉपर पहुंच पाए। तो बॉडी पहुंचाने के वजह में खुद की बीपी फ्लो बढ़ा देती है। लेकिन अब ये तो अब बॉडी के अंदर कोई ऐसा प्रॉपर रेगुलेटर तो लगा नहीं कि कितनी बढ़ानी है, तो बढ़ाने के चक्कर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कभी कभी। तो हाई डायबिटिक वाले पेशेंट में मोस्ट कॉमन आपको बीपी की समस्या मिलती ही मिलती है। क्यों मिलती है? कंपनसेटिव में। इसलिए हमेशा डायबिटिक वाले पेशेंट को एक लो अमाउंट में डायबिटिक की टेबलेट देते रहते हैं कि ठीक है बॉडी बढ़ाएगी, उसकी जरूरत है, वो बॉडी की नीड है, नहीं बढ़ेगी तो प्रॉपर क्या ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, ऑर्गन्स पे खराब होंगी, तो बॉडी उसको कर रही है कंपनसेट, ठीक है, लेकिन ज्यादा ना हो जाए इसीलिए, ठीक है। और इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है जाके वो चैप्टर एक बार जरूर देखिए डायबिटीज के नाम से, ठीक है। अनकंट्रोल्ड हाई बीपी डैमेज नर्व एंड इंटरफेयर विद देयर एबिलिटी टू सेंड सिग्नल्स, ठीक है। हाई बीपी क्या सिग्नल नहीं पहुंचा पाती। और ये वाला आपको मैं बता चुका हूं कि जो कैपिलरीज हैं जो प्रॉपर नर्व सप्लाई करती है न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन, वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। उसका मैं एक नाम भी मैंने आपको बताया था, नाम क्या बताया था मैंने आपको? वैसा वैसोरम, VASAVASORUM, ये नाम याद रखना, 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। ठीक है ये। और एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सोने पर सुहागा, एक मुहावरा सुना है? बोले क्या? इसका मतलब है कि पेशेंट को डायबिटीज तो है, मगर डायबिटीज बढ़ने की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी नहीं हुई। बोले तो सर? कि बोले डायबिटीज तो थी, उसने तो आपके बॉडी को लो कर दिया, मगर कोई ऐसी और प्रॉब्लम आई जिसने उसको टिगड़ कर दिया। यानी क्या? जैसे कोरोना, कि भैया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर कोरोना ने क्या करा, आपकी इम्यूनिटी इतनी गिरा दी कि बाकी सबके ब्लैक फंगस, येलो, व्हाइट, क्रीम, ग्रीन, पूरा रेनबो तैयार हो रहा है। कितनी डिफरेंट डिफरेंट फंगस आके कर रही है। क्या ये फंगस पहले नहीं थी इंडिया में? हमेशा से थी ये फंगस। ब्लैक फंगस तो मोस्ट कॉमन फंगस है। कभी भी एक डेंटिस्ट से पूछना, कभी एक आई स्पेशलिस्ट से पूछना, वो आपको बताएगा कि वो हमेशा से दिखता था, मगर अब इम्यूनिटी गिर रही है तो ये आपको मार दे रही है। ऐसा ही है कि डायबिटिक वाले पेशेंट के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि डायबिटीज में वैसे ही थोड़ी बहुत नर्व डैमेज हो रही है, लेकिन बदले में कुछ और हो जाए तो वो पूरा गेम खराब कर देती है। जैसे इन्फ्लामेशन नर्व कॉज्ड बाय ऑटोनोमन डिसीज, कौन से कौन नाम? 2 नाम। मल्टीपल स्क्लेरोसिस अगर आपको हो जाए साथ में, या फिर जीबी, और दोनों को मैं कॉज बता चुका हूं कि ये ऑटोइम्यून बॉडी में होती तो पहले से, बस किसी की ट्रिगर की जरूरत होती है। अब डायबिटिक वाले पेशेंट को ये और हो जाए तो सोने पे सुहागा, फिर तो नर्व पूरी चली गई हो। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाली नर्व को करती है, गुलियन वर्वई आपकी पेरिफेरल नर्व, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर हो जाए कोई जीन की वजह से, या कुछ लोगों में स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज, ये भी आपकी नर्व को और ब्लड वेसल को डैमेज करती है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ा देती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या रहेंगे? लॉस ऑफ टो फुट और लॉक। अब लॉस का मतलब यहाँ ये नहीं है कि एम्प्यूटेशन होगा, नर्व की बात है तो यहाँ लिखते हैं ना फंक्शन लॉस, फंक्शन चले जाएंगे क्योंकि सेंसरी और मोटर, तो फंक्शन लॉस ऑफ टो फुट और लॉक। जॉइंट डैमेज देखने को मिलता है। चारकोट जॉइंट बोलता है, अब ये 2 मार्क में आगे इन क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज चारकोट जॉइंट, क्या होता है चारकोट जॉइंट? चारकोट जॉइंट ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरोपैथिक एर्थोपैथी। न्यूरोपैथिक, न्यूरोपैथिक का तो डायबिटिक न्यूरोपैथी तो पढ़ ही रहे हो ना, तो चारकोट जॉइंट ऑल्सो कहा जाए न्यूरोपैथिक। न्यूरोपैथिक आर्थोपैथी, आर्थोपैथी का मतलब क्या होता है? आर्थो मीन्स जॉइंट, और पैथी का मतलब आप लोग समझते हो डैमेज होना, है ना। तो चारकोट जॉइंट ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरोपैथिक आर्थोपैथी बोलते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथिक आर्थोपैथी, ठीक है। कि आपकी नर्व डैमेज होने की वजह से आपके जॉइंट डैमेज होता क्या है कि चारकोट जॉइंट ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरोपैथिक आर्थोपैथी कॉजेस प्रोग्रेसिव, क्या कॉज करते हैं? प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ अ वेट बियरिंग जॉइंट। प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो नर्व सप्लाई करती है पर्टिकुलर जॉइंट्स को, वहां पर अब उनका फंक्शन लॉस होने की वजह से जॉइंट्स वीक पड़ जाते हैं, तो उनका प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और मोस्ट कॉमनली कहां दिखता है? वेट बियरिंग जॉइंट में, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट। तो यही कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक को, जिनको 10-15 साल हो गए, ये चारकोट जॉइंट की प्रॉब्लम, इसलिए वो जब भी खड़े होते हैं खड़े नहीं हो पाते, उनकी जॉइंट्स इतने वीक हो गए होते हैं। नी जॉइंट इतना कॉमन मिलेगा,
कि वजन नहीं झेल ले पाते वो अपने, चलेंगे तो नी में, नी कौन नी में। अब वो जो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन बता ना कि बीपी का मुझे, वो अलग चीज है। ये क्या है यहाँ पर, ये तो उनको वो चलेंगे तब भी नहीं चल पाएंगे, वो तो जब खड़े हो रहे थे तब बीपी गिर रही थी, लेकिन ये वाले पेशेंट तो चल ही नहीं पाते, चलेंगे तो इतना नी में पेन होता है। मतलब अब इसमें आप लिख सकते आ सकते हो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर, सबसे ज्यादा कॉमन फ्रैक्चर कहाँ होता है, चारकोट जॉइंट में, एंकल जॉइंट का और नी जॉइंट का मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर हो जाता है। पेशेंट क्या जॉइंट डिजेनरेशन में चलेगा, वेट बियर नहीं कर पा रहा, जैसे ही वो वजन लेता है गिर पड़ता है, गिरता है, फ्रैक्चर हो जाते हैं और बहुत वीकनेस हो जाती है, इतना नी में पेन होता है। कभी डायबिटिक वालों में देखना नी पेन बहुत कॉमन हो जाता है, चारकॉट जॉइंट बोलते हैं। यूटीआई और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में बता ही चुका हूँ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी अपन पढ़ के आए थे ना डायलेटेड ब्लैडर, तो ये कॉम्प्लिकेशन। हाइपोग्लाइसेमिया और अवेयरनेस, या मैं आपको बता चुका हूँ कि पेशेंट में किसमें बताई थी हाइपोग्लाइसेमिया अवेयरनेस, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में बताई थी कि पेशेंट की कि क्या ग्लूकोज ही गिर गया, दवाई खाते खाते इतना ज्यादा गिर गया, लेकिन उन्हें फिर भी पता नहीं चलता, क्यों, क्योंकि क्या ऑटोनोमिक डिसफंक्शन हो गया, पेशेंट को समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि ऑटोनोमस फंक्शन डिस्टर्ब हो गए। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब तो हम सब कुछ पढ़ के आ ही चुकी हैं, ठीक है। और क्या, सेक्सुअल डिस्फंक्शन है ना, मेल में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, वुमेन में क्या डिफिकल्टी विद लुब्रिकेशन, अराउजल नहीं आ रहा है, अराउजल का मतलब क्या होता है, सेक्सुअली फीलिंग आना, ये सब हो जाता है, ठीक है। डिफिकल्टी विद ऑर्गेज्म, तो सेक्सुअली डिस्फंक्शंस हो जाते हैं पेशेंट, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करोगे इन पेशेंट को, सबसे बड़ा तो यही है कि पहले अब इसमें ये लिख के मत आना डायबिटीज है पेशेंट को, तभी तो डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो ब्लड टेस्ट में तो आपको ये इसलिए इसको सबसे आखिरी में लिखा है कि ये तो आपको ये बताएगा। इसमें हाँ ये जरूर लिख के आ सकते हो कि हम डायबिटिक टेस्ट इसलिए रूल आउट नहीं करेंगे कि डायबिटिक पता करना, इसलिए रूल आउट करेंगे डायबिटीज कितनी हाई है। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, है ना, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट होता है, रैंडम दिन में कभी भी ले लो। एक होता है बिफोर फास्टिंग, खाना खाने से पहले, और आफ्टर फास्टिंग, वो क्या होता है खाना खाने के बाद। एक होता है HbA1c, वो डायबिटीज का लेक्चर करोगे ना उसमें भी मैंने एक एक करके समझा। ये HbA1c टेस्ट होता है, ये क्या आपके प्रॉपर 3 महीने का कट्ठा चिट्ठा, मतलब प्रॉपर 3 महीने में आपने कितनी शुगर ली, क्या लिया, प्रॉपर 3 महीने का, नियर अबाउट 90 डेज का आपको पूरा आपको बता देता है कि 90 डेज तक आपकी शुगर क्या रही है आपके बॉडी में, कितना फ्लक्चुएशन हुआ, ठीक है। प्लामेंट टेस्ट, प्लामेंट टेस्ट क्या बहुत कॉमन टेस्ट होता है। मैंने क्या बोला ना, पेशेंट को गर्म ठंडा समझ नहीं आता, तो आप टेस्टिंग करके देखते हो, टच करके, कुछ चुबा के, गर्म ठंडा करके, अच्छा उस पेशेंट को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो आप समझ जाते हो कि अच्छा पर्टिकुलर यहाँ की नर्व डैमेज हो गई है। NCS क्या होता है, नर्व कंडक्शन स्टडी, गुलियन वेयर सिंड्रोम में बहुत अच्छे से समझाया है। नर्व कंडक्शन स्टडी क्या करते हैं भाई साहब, कि हमें मालूम है कि अब नर्व प्रॉपर काम नहीं कर पा रही, एवरेज स्पीड कितनी होती है नर्व की, 50 से लेके 60 मिली सेकेंड, ठीक है, होती है कि नहीं एवरेज स्पीड, 50 से 60 मीटर पर सेकंड, मिली बोल रहा हूँ सॉरी, 50 से 60 मीटर पर सेकंड, इतना स्पीड से नर्व चलती, अपना कंडक्शन लेके चलती है। मगर जब नर्व डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी तो कंडक्शन स्पीड गिर जाती है, अब यानी पेशेंट अब फ्लेक्शन फ्लेक्शन ये सब कुछ काम करने से बहुत डिले हो जाएंगे। तो स्पीड भी आपको आफ्टर न्यूज ईयर टू डायग्नोस कार्पल, ये कार्पल कोई भी नर्व हो, कार्पल टनल क्या A to Z सारी नर्व के लिए आप पता कर लेते हो कि पेशेंट से क्या हो रहा है, कि नर्व का कंडक्शन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। EMG क्या होता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। अब ये तो आपको पता चल गया कि भैया पर्टिकुलर इस नर्व की बाइसेप को नर्व सप्लाई करती है, आपने NCS से पता कर लिया, अच्छा ये बाइसेप वाली नर्व है, ये डैमेज हो रही है, तो ये बाइसेप को सप्लाई नहीं कर पा रही, तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी आपको ये बता देगी कि बाइसेप कितनी ज्यादा डैमेज हो गई है ना, काम नहीं कर पा रही, तो कितना नहीं कर पा रही, कितना परसेंटेज क्या है, उससे इलेक्ट्रोमायोग्राफी से पता चल जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या करोगे, सारा का सारा ट्रीटमेंट डायबिटीज कंट्रोल, और कुछ नहीं है, क्योंकि हो किसकी वजह से रहा है, डायबिटीज की वजह से, डायबिटीज कंट्रोल करो ठीक हो जाएगा, वरना कुछ नहीं। तो इंप्रूव्ड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज इज एसेंशियल। सब ये सब क्या एंटी, ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, कार्बामेजिपाइन, ये कार्बामेजिन, ग्रेपापाइन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं। ये क्या करते हैं सर, आप लोग एंटी डिप्रेसेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट पेन भी कम करता है, प्लस जो नर्व डैमेज हो रही है एक्साइटमेंट पे, तो उनकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है क्रेनिया, जो आपकी ब्रेन नर्व है, तो इस वजह से एंटी डिप्रेशन देने पड़ते हैं, पेन कम करती हैं, जो एबनॉर्मल्स है ना, ऑटोनोमिक फंक्शन डिस्टर्ब हो रहे हैं वो सब। तो जो आपको सिम्टम्स दिख रहे थे सिर्फ उन्हीं पे काम होता है। पहला काम है डायबिटीज कंट्रोल करो, दूसरा कि जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं उन पे काम करो। तो पेन वेन हो रहा है तो एंटी डिप्रेसेंट है ना, अल्फा एड्रोजन ब्लॉकर, ये सब क्या पेन कंट्रोल करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। फ्लूरोकॉर्टिसोन फॉर बीपी कंट्रोल, व्हाट इज फ्लूरोकॉर्टिसोन, क्या होता है, लूप डायरेटिक होता है, ये लूप डायरेटिक होता है ना, लूप फ्लूरोकॉर्टिसोन, या फिर
आप क्या देते हैं है ना, फ्लूरोसिमाइड देते हैं, फ्लूरोसिमाइड, FLURO, फ्लूरो, और SEMIDE, फ्लूरोसिमाइड भी देते हैं, वो भी लूप डायरेटिक होता है। ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली पेशेंट को यूरिन भेजते हैं, यूरिन के लिए निकालते हैं, क्यों, क्योंकि यूरिन करेंगे तो ये क्या है, ये बीपी को कंट्रोल करता है। अपन ने बोला था कि एबनॉर्मल बीपी, अब बीपी था कि नहीं था, रीजन अपन पढ़ के आए थे कि बीपी क्या कर रहा था, हमारी बीपी, एबनॉर्मल बीपी बढ़ने की वजह से नर्व को डैमेज हो रही थी। तो बीपी कंट्रोल, तो हम क्या बीपी, पेशेंट की बीपी कंट्रोल करने के लिए कुछ टैबलेट देते हैं ना, फ्लूरोसेमाइड, टेलमिसर्टेन, और भी बहुत सारी बीपी कंट्रोल की मेडिसिन आप लिख के आ सकती हो, है ना। तो जो कुछ भी है सिम्टम पे करना है, एंटी डिप्रेसेंट है ना, एमेट्रिप्लेन, डॉक्सिपिन, ये जितने भी ड्रग है ना, A to Z जाना मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको क्या ना फार्माकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में जाना, सब कुछ एंटी डिप्रेशन, हर क्लासिफिकेशन फॉर बीपी कंट्रोल पूरा क्लासिफिकेशन दिया, एंटी डिप्रेशन पूरा क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन मैंने वहां पे समझाए हैं। अगर आपको डीप में पढ़ना है फार्माकोलॉजी, और नहीं तो अभी सिर्फ नाम याद करना है तो यहाँ से पढ़ लो, और एक एक दवाई का डीप पढ़ना है कि दवाई कैसे कम, फ्लूरोकॉर्टिसोन लूप डायरेक्टिक कैसे बीपी कंट्रोल करती है, अगर समझना है पूरा एकदम फार्मा के रिस्पेक्ट से, तो वहां पूरा अवेलेबल है, ठीक है। एंटी डिप्रेशन है, एमाइट्रिप्टिन, डॉक्सीप्लेन है ना, डाइजिपाम, ये सब बहुत सारे होते हैं, ये कैसे एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक्स कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, तो वहां जाके समझ सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ नाम याद कर सकते हो कि ये सब होता है, डीप में समझना है तो वहां समझ सकते हो। ये सब एंटी डिप्रेसेंट क्या पेन कम करने के लिए काम आते हैं ना, केमिकल, और सबसे बड़ी चीज, आपके जो ब्रेन में एबनॉर्मल केमिकल प्रोसेसेस होने लग गई है ब्रेन नर्व डैमेज होने की वजह से, तो वो रेगुलेट करती है एंटी डिप्रेसेंट, है ना, कि एबनॉर्मल पेशेंट को, एबनॉर्मल क्योंकि नर्व डैमेज हो रही है, एंटी सीजर मेडिकेशन देंगे। ये सब भी मेन काम यही है कि हमारा नर्व पेन कम करना है, बहुत ज्यादा नर्व पेन होता है ये भी, तो गावा पेंटिन, प्रीगैबलिन, ये सब क्या है पेन कम करने के लिए। और थेरेपी क्या, प्लाज्मा एक्सचेंज दोगे, प्लाज्मा एक्सचेंज को देना पड़ता है क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसके लिए इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन देते हो। ये क्या है, आपके नर्व को डैमेज करने में, जो नर्व को डैमेज कर रही हैं उनको रोकता है ना। फिजियोथेरेपी दे सकते हो, फिजियोथेरेपी आपका, इसलिए मैंने बताया फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, मसल वास्टिंग से बचाना, सब कुछ, नर्व जहां आ जाए तो वहां तो फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा ही रोल है। टेंस, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन, इसको भी पूरा बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, जाके देख लेना। क्या करता है ये, आपकी नर्व से जो पेन जा रहा है उसे कंट्रोल करता है। या सर्जरी तो लास्ट ऑप्शन है, इसलिए कि आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं हो सकता तो फिर उस पर्टिकुलर पार्ट की नर्व की सर्जरी करनी पड़ जाती है, ठीक है। यानी जो कुछ भी हमने ट्रीटमेंट पढ़ा वो सिर्फ सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, वैसे पर्टिकुलर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि डायबिटिक का ही ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ आप इसे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेस लेक्चर।